क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान बेहद इस वक्त घबराया हुआ है। दुनिया के तमाम मुल्कों के आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं। शरीफ साहब गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई तो उनको समर्थन दे दे, पर हो बिल्कुल उल्टा रहा है। वो जहां जहां जिसके पास भी जाके हाथ फैलाते हैं, वहां से उनको फटकार सुनने को मिलती है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, और यहां तक कि अब तो भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित साहब को, अब्दुल बासित को तलब किया कुछ देर पहले विदेश सचिव जयशंकर ने, और साफ साफ कहा पाकिस्तान को कि उसने जो वादा किया था लाहौर डिक्लेरेशन में कि अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा आतंकवाद के मद्देनजर, उससे वो मुकर रहा है। अभी भी तमाम आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी हैं और हिंदुस्तान में आतंकवाद को वो फैला रही हैं। इन तमाम बातों के बाद अब्दुल बासित को फटकार लगी है, तलब किया गया है, और अब्दुल बासित ने कहा हमेशा की तरह कि पाकिस्तान का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम वो रिएक्शन भी सुनाएंगे आपको, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त, जबकि कुछ ही देर में नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में बोलने वाले हैं और उसके पहले की 2 दिन की उनकी अमेरिका यात्रा एक तरीके से पूरी, आप कह सकते हैं, असफल रही। कहीं से भी पाकिस्तान को कोई भी बड़ा समर्थन नहीं मिला है। बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक, तुर्की से लेकर सऊदी अरेबिया तक, ब्रिटेन से लेकर रशिया तक, सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पहले अपनी सरजमी से आतंकवाद को खत्म करो। जो बात अब्दुल बासित को आज विदेश सचिव ने एक बार फिर तलब कर दोहराई। भारत के विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में बुलाकर यह याद दिलाया कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वचन का लगातार बढ़ रहा उल्लंघन चिंता का गंभीर विषय है। उरी में हुआ आतंकवादी हमला ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा सक्रिय बना हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान का विभाजन तय। हम पे कब्जा किया गया है और गुलाम को हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि गुलाम कौम के इंसानों की कोई जिंदगी की कोई कीमत होती ही नहीं है। Pakistan systematically eliminating the nationalist and progressive forces of the Sindh, Balochistan and Pakistani occupied Kashmir. The violence against religious minorities have reached to the unprecedented levels. बलूचिस्तान का ये संघर्ष सालों का है। 1948 से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बलोच अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने लोगों के कत्लेआम का विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोग भारत से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बलोच नेता ब्रह्मदाग बुक्ति ने जेनेवा में भारतीय अधिकारियों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बातचीत की। बुक्ति जैसे कई और बड़े बलोच नेता चाहते हैं कि भारत उनकी खुलकर मदद करे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी साहब का जो उन्होंने 1-1.5 महीने पहले इस पर बात की, और उम्मीद करते हैं ये कंटिन्यू रहेगा। और स्पेशली जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि हम इंडिया से ऑफिशियली जाके मैं अपनी और अपने लोगों की असाइलम के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा, तो इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें एक पॉजिटिव जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई रहना चाहता है। आजादी की आवाज सिंध से भी गूंज रही है, लेकिन तकरीबन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर से उसकी नापाक नजर हटने का नाम ही नहीं ले रहे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क गए नवाज शरीफ और उनकी टीम
जिस भी देश से मिल रहे हैं उसके सामने कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। आतंकवाद पर चारों तरफ से घिरे शरीफ अब तक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और तुर्की के सामने कश्मीर का राग गा चुके हैं। हालांकि बार बार संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर मुद्दे पर गुहार लगाने के बावजूद महासचिव बान की मून ने अपने भाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया। अमेरिकी विदेश मंत्री कैरी ने पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकियों का स्वर्ग नहीं बनाने की नसीहत दे दी, तो ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में पाकिस्तान का बिना नाम लिए छद्म युद्ध करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी। Until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn. Countless human beings will suffer, most of all in that region. But extremism will continue to be exported overseas. And the world is too small for us to simply be able to build a wall. पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं भारत आतंकवाद के मुद्दे पर उसे दुनिया में अलग थलग न कर दे। जिस तरह से उरी में आतंकी हमले के बाद दुनिया भारत के साथ खड़ी है, वो पाकिस्तान को खौफजदा कर रहा है। उसके लिए बुरी खबर ये है कि अमेरिका के सदन में 2 प्रभावशाली सांसदों ने उसे आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने का बिल रखा है। सच्चाई ये है कि दुनिया के सामने इस वक्त ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर आतंकवाद का सरपरस्त बन चुके पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के टुकड़े होना जरूरी है? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हजारों की संख्या में पहले से ही लगातार एसएमएस आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हमने करीब अब से 3 घंटे पहले आपके सामने रख दिया था। हमारा आज का सवाल है कि क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के टुकड़े होना जरूरी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के जरिए भी आप IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जो इस शो के दौरान हम जरूर दिखाएंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं। कुछ ऐसे चेहरे, ऐसी आवाजें इस शो में हमारे साथ जुड़ रही हैं जो पाकिस्तान की सेना किस तरीके से ज्यादती कर रही है, एट्रोसिटी कर रही है, उनके अपने इलाकों में उसको भी सुनाएंगे। पाकिस्तान के मेहमान को भी साथ में रखा गया है। एडमिरल जावेद इकबाल साहब इस वक्त पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लाहौर स्टूडियो से। मेरे साथ बलूच लीडर ब्रह्मदाग बुख्ती साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। शफी बुरफत साहब जो कि चेयरमैन है सिंध काउंसिल के लिए लड़ रहे हैं, आज़ाद सिंधु देश की बात करते हैं, वो मेरे साथ जर्मनी से इस वक्त लाइव हैं। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी इस वक्त लाइव है, और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा हैं, और साथ में पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, पहले आप सुनिएगा फिर आप बोलिएगा, क्योंकि आप जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। तो कुछ बातें मैं सुना देना चाहता हूं ताकि आपके लिए जवाब देना आसान रहे। ब्रह्मदाग बुख्ती, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बलूचिस्तान में किस तरह की ज्यादती हो रही है बलूचों के साथ, जरा ये हिंदुस्तान के दर्शकों को और पाकिस्तान के मेहमान जो बैठे हैं जावेद इकबाल साहब, उनको बताइए, क्योंकि वो लगातार इनकार करते हैं। मेरे साथ कई डिबेट में आते हैं, वो इनकार करते हैं कि ऐसा वहां कुछ नहीं होता। बुख्ती साहब अभी नहीं है मेरे साथ, लेकिन चलिए सिंधु देश की बात करते हैं पहले। शफी बुरफत साहब मेरे साथ हैं। बुरफत साहब, सिंधु देश की आजादी क्यों जरूरी है? जी देखें, सबसे पहले सिंधु देश की आज़ादी इसलिए भी ज़रूरी है कि सिंधु देश की आज़ादी का जो नुक्ते नज़र है वो 2 कौमी नज़रिए यानी इस्लामी कौमियत के इनकार के बुनियाद पर रखा गया है। क्योंकि मुसलमान कोई कौम नहीं है और हम सिंधी हज़ारों सालों से एक कौम है, इसीलिए हमारी जो आज़ादी है वो इस पूरे खित्ते के अंदर इस्लामी बुनियाद परस्ती और इस पाकिस्तानी गैर फितरी रियासत के खिलाफ एक जदोजहद है। और जब तक ये पाकिस्तान इस्लामी थियोक्रेटिक पाकिस्तान, उसकी करप्ट आर्मी और उसकी
जो नापाक किस्म की ये जो फौज है, इसका जब तक खात्मा नहीं होता, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदी महासागर, साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के खिलाफ ये पूरे खित्ते और पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के नाम पे हो रही है। और पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी टेररिज्म को पूरी दुनिया में फैला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्फत साहब आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आऊंगा आपके साथ। मैं आता हूं शफी उर्फत साहब। ब्रह्मदक बुक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं। बुक्ति साहब, मैं चाहूंगा आप बताइए बलूचिस्तान की आजादी क्यों जरूरी है? क्या कर रही है पाकिस्तानी फौज वहां पर? 40 सेकंड्स में बुक्ति साहब। बुक्ति साहब जी मैं बात करूं? जी बोलिए। जी अगर आप हिस्टोरिकली देखें जी, बलूचिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट और बलूचिस्तान का जो एक इलाका था पार्टीशन के वक्त उसे जबरदस्ती मिलाया गया पाकिस्तान के साथ, और जो दूसरा स्टेट बलूचिस्तान था उसको 6 महीने या 7 महीने के बाद जबरदस्ती कब्जा किया गया पाकिस्तानी फौज ने। तो उसके बाद हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में रहें और अपने एक पीसफुल सिटीजन की तरह अपने हकूक लें। जबरदस्ती हमें ये फैसला हुआ है, हम कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है भाई करके देख लेते हैं। बट ईच एंड एवरी टाइम जब हमारे बुजुर्गों ने अपने राइट्स और हकूक की बात की, वसाइल की बात की, सेल्फ रूल की बात की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, जो कि एक लीगल और पॉलिटिकल डिमांड्स हैं लोगों के, तो हर बार हमें फौजी ऑपरेशन, मशकशुदा लाशें, हमारे लीडरों को कैद-ओ-बंद, टॉर्चर, इस तरह की चीजें हमें जवाब में मिली गई। तो आई थिंक दिस इज द 5th मिलिट्री ऑपरेशन एंड वी आर टायर्ड ऑफ ऑल दिस कि हम अपने लाशों को जवानों के उठा कर थक चुके हैं। तो हमें जबरदस्ती मिलाया गया, हमारी गलती थी, हमने कोशिश की, तस्लीम करते हैं इस गलती को। हम पाकिस्तान का हिस्सा न थे न हैं, हमारी गलती थी, हमने कोशिश की, ये हमारा एक हिस्टोरिकली फैक्ट है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो हम मुकम्मल आजादी चाहते हैं और इस वक्त बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। तो आई थिंक ये हमारा एक बुनियादी हक है हर किसी को आजादी का। तो अगर आप आजादी किसी से छीन लें और किसी को जो भी कोई तरक्की दें, उसका कोई फायदा ही नहीं है। मुफ्ती साहब मैं जानता हूं आप इस कंडीशन पर इस डिबेट में आए हैं कि आप पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन में नहीं जाएंगे एडमिरल जावेद इकबाल साहब के साथ, लेकिन जावेद इकबाल साहब एक तरफ स्क्रीन पर, तारिक फतेह साहब एक तरफ स्क्रीन पर। फतेह साहब, हमने तस्वीरें देखी, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जिनेवा में प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले इतने दिनों से। बलूचिस्तान के लोग हों, सिंध के लोग हों, आप खुद वहां पर हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत एट्रोसिटी कर रही है इलाकों पर, वो हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दुनिया की शांति के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक अलग देश हो, सिंधु देश एक अलग देश हो, और केवल पंजाब को अकेला अलग थलग छोड़ दिया जाए, तभी आतंकवाद खत्म हो सकता है, तभी शांति हो सकती है? तारिक फतेह। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं आपको जिनीवा में अभी 1 घंटे पहले की खबर बता दूं कि पाकिस्तान ISI ने, जहां हम प्रोटेस्ट करते हैं, वहां एक स्टैंड खड़ा किया जिसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान को इल्जाम लगाया कि देखिए कश्मीर के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। उसमें तस्वीरें पाकिस्तानियों ने लगाई दूसरे कहीं दुनिया से लाके, और उसको अब से कोई आधा घंटा पहले स्विस पुलिस ने आके पूरे कैंप को उखाड़ के फेंक दिया। आप ये समझिए कि पाकिस्तान निहत्ता अकेले, और उसकी रेपुटेशन दुनिया में ये हो गई है उसी के ऑपरेटर्स की वजह से कि उस जगह से सच की उम्मीद करना बिल्कुल मुश्किल है। जहां तक सिंधु देश का ताल्लुक है, वो तो आपके नेशनल एंथम में सर, मैं तो हैरान हूं कि हिंदुस्तान के लोग हर दफा खड़े होकर पंजाब, सिंध, मराठा, बंगा सब गाते हैं, और उनसे पूछो सिंध कहाँ है तो उन्हें ये नहीं पता होता। बगैर सिंध के हिंद हो ही नहीं सकता। सिंध और हिंद एक ही चीज है, उसी दरिया सिंधु के नाम है, जिसके बुनियाद पे 5000 साल से मोहनजोदारो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में फैली। बिल्कुल। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक, पाकिस्तान के लफ्ज बनाने से
300 साल पहले नव बलोचिस्तान मौजूद था। बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, आपका पर्शिया और हिंदुस्तान के नक्शे में आपको 17वीं सेंचुरी के दिखा सकता हूं। राइट। तारीख की किताबों में, अरबी किताबों में, फारसी किताबों में, इंग्लिश और पोर्चुगीज में ये नक्शा मौजूद है। जहां तक हमारी बात है कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है उसको आजादी मिले, उसका लीगल पहलू है कि पाकिस्तान फौज ने मार्च की 28 तारीख को अपनी फौज भेज के स्टेट ऑफ कलात, जो एक आजाद मुल्क था, कानूनी तौर पे आजाद मुल्क था, उसके ऊपर हमला करके जबरदस्ती खान ऑफ कल्लात से साइन करवाए और बाद में उसी खान ऑफ कल्लात को 2 दिन सिग्नेचर के बाद धोखा देके बिल्कुल चपड़ासी की तरह अलग बिठा दिया। उनके भाई पे जुल्म हुआ, 10-10 साल कैद हुई, 66 में जंग हुई, 1959 में जंग हुई, 73 में जंग हुई। I know you will not allow me to speak. I know. एडमिरल जावेद इकबाल, जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे ना, आप सिर्फ बिठाने के लिए बुलाते हैं। आप बायस्ड होके क्यों आते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ आप जवाब दीजिए। आप पहले से ही बोल रहे हैं जवाब नहीं देंगे आप। तो आप मुझे देखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आपने 3 बातें सुनी, बलूच की, सिंध देश की और तारिक फतेह की। जवाब दीजिए जी। मैं किस तरीके से एट्रोसिटीज हो रही है? बोलिए। मैं तो सबसे पहले जो आपने जो SMS के लिए जो क्वेश्चन दिया है, मैं उससे एग्री करता हूं। आपको बिल्कुल जो आपके ख्वाब हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि उसके बगैर आपको नींद ही नहीं आएगी। तो एक तो मैं ये आपसे एग्री करता हूं, नंबर 1 यू सी। नंबर 2, कहीं तो आप एग्री हुए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ ना, उसके बगैर आपको नींद नहीं आएगी और उसके बगैर आपकी जो है ना वो आप हमेशा डरते रहोगे। तो ये डर तो खौफ जो है आपको सदियों से रहेगा। तो उसके बगैर ये नंबर 1। नंबर 2, सिंधु देश और बलोच भाई कल की बजाय आप आज बना रहे। आप जो है ना सिर्फ एक आपको पंजाब ही बुरा नजर आता है और उसमें से पंजाब की जो आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान की फौज, तो आप इन चीजों 2 चीजों से खाइफ हैं। आपका रियल जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की फौज है और आप चाहते हैं कि इधर उधर की मार के आप जो है ना प्रॉब्लम, तो आप जरा उसको ठिकाने लगा दे। आप मर्द बने, ठिकाने लगा दें उसको, टुकड़े टुकड़े। तो भाई मैंने कब कहा है नहीं लग जाएगी? मैंने तो बिस्मिल्लाह। तो मैं आपको कब जब आप लगा देंगे तो ये आपके सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जावेद साहब, आप तो बिकाऊ माल हैं। हम खाइफ नहीं है सर। आप बोली लगाइए, आपकी कीमत क्या है? आपने देखिए, अभी आप लिमिट्स पे रहें। अगर आप लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो मेरे पास भी बहुत से अल्फाज हैं। आप जो है उस बात पे रहें। अच्छा, तो फिर मैं उठ जाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं उठ जाता हूँ। फिर मुझे मत बुलाएं। एडमिरल जावेद इकबाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसके बाद में जीजी बख्शी और संबित पात्रा के पास आता हूं। एडमिरल जावेद इकबाल, मेरा सवाल जावेद इकबाल साहब, लेट मी कंडक्ट। मेरा सवाल, आपने कहा कि हम आपकी फौज से खौफ खाए हुए हैं। मैं बताता हूं कुछ चीजें, कुछ नाम पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ नाम पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ नाम पढ़ के सुनाऊंगा। आपके यहाँ के बहुत एमिनेंट लोग हैं, आप बताइएगा इनका नाम आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है। रियाज हुसैन खोकर साहब, जानते हैं इनको आप? जी मैं जानता हूं। फॉरेन सेक्रेटरी थे आपके यहाँ के? जी हाँ। इनामुल हक साहब? जी मैं जानता हूं। ये भी फॉरेन सेक्रेटरी थे? जी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद दुरानी साहब? जी। ये क्या थे? NSA? असद दुरानी की बात कर रहे हैं या दूसरे की दुरानी की बात कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद दुरानी, जो कि आसिफ जरदारी के साथ उस वक्त में NSA हुआ करते थे। रियाज मोहम्मद खान साहब, एनीवे आप बात करें, आगे चलें। रियाज मोहम्मद खान साहब, एक और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। ये 4 एमिनेंट लोग, ये 4 एमिनेंट लोग एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जो मेरे हाथ में है। इस स्टेटमेंट में एडमिरल साहब साफ साफ लिखा हुआ है, अपनी हुकूमत को वो कह रहे हैं, इस्लामाबाद शुड कोऑपरेट विद इंडिया टू फाइंड कल्प्रिट्स। उरी के हमलों को नजरअंदाज मत करिए। उरी में जो कुछ हुआ उसमें मदद करिए हिंदुस्तान की। मुंबई हमलों को लेकर जो एविडेंस दिए गए उस पर कार्रवाई करिए, एक्शन करिए।
ये आपके लोग कह रहे ये हैं, आपने कहा- फॉरेन सेक्रेटरी। भाई ये कब आपने सोच लिया? देखिए, ये आपके आप- NSA मैं कह भी रहे यही हैं। कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। और तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं, कल उनका स्टेटमेंट भी बताया मैंने। ओ भाई, आप अकल के नाखून लो, इसका मतलब है कि ये सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अगर ये कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं, तो आप समझो कि हम तो तैयार हैं। हमें किस चीज का डर है? अगर हमने कोई इसमें हिस्सा लिया हो तो हमें डर होना। आपको तो अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं मिला उड़ी का। जनाब कैसी बातें कर रहे हैं साहब जो है, एडमिरल देखिए साहब, बात आप तो सुने, सीजन लोग हैं। आप अच्छा फिर आप कर लीजिए। आप मुझे बताइए, उड़ी में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपके ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई कोई सबूत दो। अभी आपको सबूत देंगे। हमने जैसे मुंबई में सबूत दिया था ना, रियाज जिंदा सबूत मोहम्मद अजमल कसाब नाम का, जिसको आपने खारिज कर दिया। तीन आतंकवादी अभी भी जिंदा है हमारे पास, जिसको आप खारिज करते हैं। चले कैसी बातें करते हैं एडमिरल साहब? जनरल जीडी बख्शी जवाब देंगे आपकी बात का। नहीं, आप जरूर दें, आप जरूर दें। जनरल बख्शी जवाब देंगे कि पाकिस्तान के फौज से हम क्यों डरते हैं। जनरल बख्शी होना चाहिए। जनरल बख्शी मैं एडमिरल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चीज़ें पेश करना चाहता हूं आपके पास। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि ज़रूर अपने गिरबान में झांकिए आज के दिन। क्या वजूहात है एडमिरल साहब कि अफ़गानिस्तान के लोग आपसे परेशान हैं, कि बांग्लादेश के लोग आपसे परेशान हैं? ये दोनों मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ की आबादी मुसलमान, वहाँ पे मेजॉरिटी है साहब। बांग्लादेश तो आपसे पल्ला झाड़कर अलग हुआ, तंग आकर अलग हुआ कि आपने जो कत्लो गारत का दौर वहाँ शुरू किया था, उससे तंग आकर वो आपसे अलग हुए। अभी जो हाल में सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा कि बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद आने से साफ मना कर दिया। अफगानिस्तान के जो अभी घनी साहब हैं वो कह रहे हैं हमको सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में नहीं जाना चाहिए। ईरान के लोग आपसे परेशान हैं, वो भी आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं वो लोग भी, लेकिन वो भी आपसे तंग आ चुके हैं। हमारे साथ तो साहब आपने जाति दुश्मनी कर रखी है। आपने ये फैसला कर रखा है कि ना आप चैन से जिएंगे, ना किसी को जीने देंगे। अगर केवल झगड़ा आपका हमारे साथ होता तो आपकी तकरीर हम मान लेते कि साहब हमारे दिमाग में कोई नुक्स है या आपके दिमाग में कोई नुक्स है कि हम लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि अफगानिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है, ईरान को क्या प्रॉब्लम है, आपसे क्यों है प्रॉब्लम साहब? लेट मी ऐड जनरल साहब, लेट मी ऐड, अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, न्यूयॉर्क में क्यों बम ब्लास्ट हो रहा है, क्यों पाकिस्तान का जवाब तो देने दो। बख्शी साहब आप जवाब तो सुन लीजिए। अभी देखिए, जैसे आपके एंकर ने कहा, अगर तमाम मुल्कों को अगर हम फसाद की जड़ हैं और पाकिस्तान के टुकड़े किए बगैर यहाँ अमन नहीं आ सकता, तो मैं तो इससे एग्री करता हूं कि आप टुकड़े कीजिए सब मिलके पाकिस्तान के। अगर आप एग्री करते हैं तो आप ही अपने देश में मूवमेंट चला दीजिए और कहिए कि अलग अलग हो जाते हैं चारों मुल्क। आप क्यों नहीं अपनी फौज को समझाते हैं? क्यों जाके बलूचिस्तान में मुफ्ती साहब और उनके लोगों को परेशान करती है? आप मुझे बताइए, तकलीफ आपको हो रही है, हल मैं करूं? भाई मैं तो आपको तकलीफ जो हो रही है, आप सब मिलके माशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जत्था बन गए हो। वो दिन दूर नहीं है एडमिरल इकबाल, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ होगी और पाकिस्तान जो सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस करता है दुनिया भर में, वो अलग पड़ा होगा। ओह माय गॉड, और आप सब मिलके बैठे हैं, आपने पूरी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मजमा इकट्ठा कर लिया है, तो आप खत्म करो पाकिस्तान को। अभी तो हमने 2 नाम और नहीं लिए हैं। आपने टेड पो का नाम सुना कि नहीं सुना? रिपब्लिकन पार्टी के लीडर टेड पो, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर डेना रोरा वाचर, ये दोनों लोग अमेरिका के 2 बड़े सांसद कहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए। ये वो बिल लेके आ गए हैं कांग्रेस में। संबित पात्रा, भाई साहब संबित पात्रा, क्या ये दिन आ गया है कि जावेद साहब को समझाया जाए कि सुधर जाओ वरना आतंकवादी मुल्क घोषित हो जाओगे? संबित पात्रा जी, मैं जावेद साहब की बातों को ध्यान से सुन रहा था। आज वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए।
और वो कह रहे थे कि हमको अगर करना है तो हम खुद कर दे। जावेद साहब, मैं आपको बता दूं, रिश्ते में हम क्या लगते हैं? आप बताइए, पाकिस्तान का रिश्ते में भारत क्या लगता है? माँ लगता है। हमने ही अपने आंचल फाड़ की दिया तो पाकिस्तान का आज वजूद है। मैं आपको बताऊं, माँ समझाती है तो समझ जाइए, वरना जब माँ थप्पड़ मारती है ना तो इस प्रकार गूंज उठता है उस थप्पड़ का कि फिर बच्चा को सुधरना ही पड़ता है। ये आपने एक सेकंड अभी रुकिए, पूरा कंप्लीट कर लो। हाँ, आप जवाब बाद में दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। देखिए, मैं आज टेक्निकलिटीज, तो यहाँ बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, वो टेक्निकलिटीज पे बोल रहे हैं। आज मैंने सोचा क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी 2 कविताओं के लाइन में पढ़ दूं कश्मीर के विषय में, और पाकिस्तान के टुकड़े कैसे होंगे उसको लेकर वाजपेयी जी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह कहा था, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, और मैं एडमिरल साहब से कह रहा हूं, सुनो, इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो। एडमिरल साहब सुन रहे हैं ना? अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आग कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपने आंखें खोलो। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल होती है, उसका मोल न भूलो। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करके तुमको लाज न आई। अरे एडमिरल साहब, पाकिस्तान साहब, आपको लाज नहीं आती है? अरे और वो आपके लाज बड़ों का को खाना लाज हमें ना आता आई। है। देखिए, बात सुनिए, अभी बात जवाब सुन लीजिए, आप बोलते ना रहिए। आपके बड़ों को लाज नहीं क्या आई। जवाब देंगे? गांधी आपके जी पास को- तो एक ही जवाब है, सुसाइड बॉम्बर। आपके पास और क्या देखिए, जवाब बात है? सुने, वो बम आपने बांध बात के आ जाते हैं, आपने फट की है। जाते हैं, यही जवाब है आपके पास, और तो कोई जवाब है नहीं आपके पास। बड़ों ने क्या सिखाया? आप बात का जवाब नहीं सुन सकते हैं? अरे आप देखिए, आपके बड़ों ने क्या सिखाया? आपके बड़े जिन्ना साहब ने युद्ध सिखाया, हमारे बड़े गांधी साहब ने शांति सिखाई। आपके बड़े जिन्ना साहब ने क्या सिखाया? खंडित करना सिखाया। गांधी ने क्या सिखाया? गांधी जी ने पूरे विश्व में शांति सिखाई। ये फर्क है। गांधी को किसने, ये बताइए, गांधी जी को किसने कम टू द टॉपिक। वी हैव सिंधु देश का रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव तारिक फतेह। नेहरू जी कश्मीर का मुद्दा लेके क्यों गए? 3 ऐसे लोग जो ओरिजिनली पाकिस्तानी रूट के कहे जाते हैं, वो साफ कह रहे हैं गलत है या आपके बड़े गलत है। एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, आपके बड़े गलत है। एडमिरल साहब, 4 युद्ध हारने के बाद शाम को कॉफी पिया कीजिए, डिबेट में आकर ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। जिस अब तरह कॉफी पीजिए, 4 युद्ध हारे हैं आप, शांति से बैठिए। जिस तरह आपकी फौज वाले वो जिमखाने के लिए पैग लगाते थे, बख्शी साहब से जरा पूछे, अरे वो हमारी फौज की चिंता ना करें, हमारी फौज की चिंता ना करें। मैं बताऊं आपको, आज आपकी फौज की कलाई खोलता हूं, मैं आपकी फौज की कलाई खोलता हूं। सुनिए, सुमित जी, मुझे टाइम दीजिए, आज इनकी फौज की कलाई खोली जाए। जावेद साहब, मैं आपको जावेद साहब, मैं आपको एक उत्तर देता हूं। आपकी फौज की कलाई खोले, यहाँ तारिक साहब भी बैठे हैं, जनरल बख्शी भी बैठे हैं, सबने कहानी सुनी हुई। ये कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं। पूछिए इनसे क्या करते हैं इनकी फौज के लोग। इनके फौज के लोग यहाँ तो बड़ा फौज बन रहे हैं, वहाँ कंपनी चल रही है कॉर्नफ्लेक्स बनाने की, वॉशिंग मशीन बनाने की। ये है आपकी फौज, और आपके फौज से कौन डरता है पता है? इस फौज से, फौज से आप ही के प्रधानमंत्री डरते हैं, हम नहीं डरते। एडमिरल साहब, नवाज शरीफ डरते हैं राइल शरीफ से, और कोई नहीं डरता है। फौज से जिसका नाम पाकिस्तानी फौज है, उससे इसलिए चिंता होती है कि ये जवानों की तरह लड़ाई लड़ती है, ये पीठ पे हमला करती है, ये मासूमों एडमिरल साहब, जो मासूमों पर हमला करती है। आप कश्मीर से डरते हैं, जो 7 लाख फौज रखी हुई है। अरे आप कश्मीरियों से डरते हैं, कश्मीरियों से डरते हैं। इकबाल साहब जवाब दे रहे हैं, जीडी बख्शी, जीडी बख्शी जवाब दे रहे हैं, पैलेट मारते हैं। आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए जीडी बख्शी साहब, आप बोलिए, आपकी आवाज है। बख्शी साहब, एडमिरल साहब, जावेद साहब सुन रहे हैं, जावेद साहब प्लीज, बोलिए प्लीज। एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, नजर नहीं आता। एडमिरल साहब प्लीज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जनरल बख्शी जवाब दीजिए। ठीक है, एडमिरल साहब 1 मिनट,
जावेद साहब प्लीज गिव मी अ मिनट। जावेद साहब, Sir, I'm not talking. आपने एक बड़ा अहम सवाल किया था कि नहीं, प्लीज थैंक यू। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया था कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े होने से इस इलाके को निजात मिलती है तो आप करिए। मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूं एडमिरल साहब कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी सरफिरी पॉलिसीज, जो तशद्दुद आप अपने आवाम को दे रहे हैं, जो बालूचिस्तान के लोगों के साथ आपने जेनोसाइड और जाती करी है, जो जुर्म आपने जो शिया हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के उनके साथ किया है, जो इलेक्शंस में धांधली आपने पीओके ने करी है, योर ओन एक्शंस विल ब्रेक यू अप एज दे ब्रोक यू इन 1971। हमने कुछ नहीं किया साहब। आपने मुजीबुर रहमान साहब को कि वो बंगाली है, आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, हालांकि वो इलेक्शन जीत चुका था। आपके भुट्टो साहब ने कह दिया कि बख्शी साहब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। यू डिड इट टू योरसेल्फ। मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। बख्शी साहब, आप सुनते क्यों नहीं? मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि द प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द सेम। अगर हमने बख्शी साहब एक मिनट देखिए, अगर हमने ज्यादती की, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तानी थे चाहे वो बलोची हो, तो हम भुगतेंगे। इसी तरह आपको भी एक बात बता रहा हूं, आप भी कश्मीरियों पे ज्यादती ना करें, जरूर भुगतेंगे। आप भी भुगतेंगे। एडमिरल साहब, आप तो नेवी के अफसर रहे। क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? चलिए जनरल बख्शी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। जनरल बख्शी, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? बोलिए जनरल बख्शी। बिल्कुल। देखिए आपने कहा एडमिरल साहब, बिल्कुल सही फरमाया। जैसा देश करते हैं वैसा वो भुगतते हैं। आपने बांग्लादेश के लोगों के साथ बेइंतहा ज्यादती करी और वो आपसे टूटकर अलग हो गए। बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने मुद्दा उठाया कश्मीर का, एडमिरल साहब आपने मुद्दा उठाया कश्मीर का। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम वहां कर्फ्यू लगाया। आपके प्राइम मिनिस्टर जनाब, हमने वहां कर्फ्यू लगाया कि बच्चों को चोट ना लगे। आपने बालूचिस्तान में क्या किया है? 70 साल हो गए हैं जेनोसाइड, हजारों लोग मर गए। पूछिए इन पाकिस्तानी टैंक वहां चलते हैं। पूछिए इन बालूच भाइयों से, ऐसे 25,000 लोगों को सड़कों से उठा के टॉर्चर करके सड़कों पे फेंक दिया गया है, उनकी लाशों कुत्ते खाएं। ब्रह्मदक मुक्ति को मैं कहना चाहूंगा डिबेट में। जावेद इकबाल साहब एक मिनट, जावेद साहब आप काफी देर से बोल रहे हैं। ब्रह्मदक मुक्ति मैं चाहूंगा कि आप बताइए, ब्रह्मदक मुक्ति साहब मैं चाहूंगा कि आप बताइए पाकिस्तान के उन तमाम व्यूवर्स को जहां पर कि आप लोगों को क्या फेस करना पड़ता है बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है आपके साथ, बताइए एडमिरल जावेद इकबाल को। ब्रह्मदक मुक्ति, कश्मीर में यू डोंट इंटरेक्ट विद हिम बट यू शुड टेल हिम कि क्या हो फेस कर रहे हैं आप लोग। मुफ्ती साहब, आपके कश्मीर, आपके जावेद इकबाल है पेशेंस, एडमिरल साहब है पेशेंस, एडमिरल साहब है पेशेंस, एडमिरल साहब है पेशेंस। प्लीज एडमिरल साहब बिहेव लाइक एन एडमिरल, बिहेव लाइक एन एडमिरल प्लीज सर। ब्रह्मदक मुक्ति बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब तारिक फतेह साहब को सुनिए। मैं तारिक फतेह के पास आ रहा हूँ। ब्रह्मदक मुक्ति, आप बताइए जावेद इकबाल साहब को और पाकिस्तान के तमाम व्यूवर्स को कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है आप लोगों के साथ। मैं वो तस्वीरें यहां दिखाऊंगा, बताइए। जी मेरे ख्याल में तो जनाब को खुद भी इल्म में है इनके, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है जी आप सबके सामने है। वहां पर मीडिया बैन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बैन है, एनजीओ नहीं जा सकते, कवरेज नहीं दे सकते। बरहमदाग क्या कश्मीर में जा सकते हैं? 12 साल बरहमदाग मुक्ति, मैं तुम्हारे दादा हो गए हैं आफ्टर द मार्टरडम ऑफ माय ग्रैंडफादर। उनके बाद बलूचिस्तान में हमारे सियासी लोगों को पकड़कर, उठाकर, टॉर्चर करके उनकी लाशें वीरानों में फेंक दी जाती हैं। सुन लो, तुम तो नंगे दी, नंगे कौम, नंगे वतन हो। एडमिरल जावेद इकबाल, एडमिरल जावेद इकबाल, नंगे कौम, मुझे भी ऐसे शब्द आते हैं पर इट डजंट सूट यू। टॉक लाइक एडमिरल। तारिक फतेह कुछ बोल रहे हैं, तारिक फतेह कुछ बोल रहे हैं। तारिक फतेह,
लेकिन These आप अपने people, दीन को बेच के इनका वो आप अपने हशर होगा। दीन को बेच जावेद के इकबाल, और keep जोत में quiet. बैठ गए। You're a fake admiral. You don't even have a fishing boat. You You fake admiral. You shut up. You don't. You've fake. never even seen the sea. You shut up. Just stay there shut up. and go to एडमिरल your जावेद boat. इकबाल, behave yourself, please, sir. एडमिरल जावेद इकबाल, आप तमीज से बात करें। एडमिरल जावेद इकबाल, आप तमीज से बात करें। एडमिरल जावेद इकबाल, आप तमीज से बात करें। Civilized people. एडमिरल जावेद इकबाल, आप तमीज से बात करें। नहीं, एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, मैं हर बार आपके नाम के आगे एडमिरल लगा रहा हूँ। मुझे आपसे अधिक मैनर्स पता है। डोंट टीच मी मैनर्स। आप मेरे मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बोलेंगे। आई वोंट अलाउ दिस। आप सब फेक बैठे हैं। आप आई वोंट अलाउ दिस। एडमिरल जावेद इकबाल, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव लाइक एन एडमिरल, बिहेव लाइक एन फौजी। शर्म आ रही है मुझे आपको ही बुलाते हुए। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तारीख फतेह, तारीख फतेह की आवाज ऊपर की जाए। बहुत तहम्मुल के साथ बात की, लेकिन आपको तहम्मुल का मतलब नहीं पता है। आपको जावेद इकबाल इज्जत और तहम्मुल का पता नहीं है। आपको अलग भी नहीं आती है। तारीख फतेह, आप बोलिए। तीन चमचे बिठा के आप साउंड अ बिट। क्या आप ये समझते हैं जावेद इकबाल साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका आवाज कुछ कम कर रहा हूँ। तारीख फतेह, क्या दिक्कत है? एडमिरल जावेद इकबाल क्यों सच्चाई से भागते हैं? मैं आपको बता रहा हूं। इन 1 मिनट आपको पता चल गया कि एक पढ़ा लिखा आदमी बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अहम लीडर बरामदार मुफ्ती के सामने उसने बात क्या की। लुक एट हिज कंटेम्प्ट। उसने कहा कि तुम बलोच लोग नंगे हो। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दैट। ये जाहिल लोग, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी किताब पढ़ी है ना कभी पढ़ाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मादरी जबान पंजाबी पे पाबंदी लगाई है। ये इतने बेगैरत लोग हैं कि हिंदुस्तान से दुश्मनी करते और हिंदुस्तान ही की उर्दू जबान को अपने ऊपर इन्होंने उड़ाया। These are the most self-hating, inferiority complex people that live on Mother Earth. दुनिया में आपको कहीं ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा हो। And this admiral is typical of that. He is not alone. आपको पाकिस्तान की रूलिंग क्लास में हर शख्स मिलेगा जो बलोचों की बेइज्जती करता है, उसी तरह जिस तरह बंगालियों की करता था, आज सिंधियों का करता है। और शफी साहब को डिबेट में जाना चाहूंगा। शफी साहब वांट टू से, समझ में आ रहा हूं। शफी बरफत वांट टू से समथिंग। शफी बरफत साहब, मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और दिल से सोचेंगे, ये जो मुल्क है अननेचुरल मुल्क है और ये मुल्क सिर्फ फौज का है। पाकिस्तान की फौज जितनी फाशिस्ट है उतनी करप्ट है और ये सिर्फ लोगों को, पड़ोसियों को मारना जानती है। ये इस्लामी टेररिज्म को पूरी दुनिया में उसका व्यापार करते हैं। अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। आप देखें, जुल्फकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी दे दी, बेनजीर भुट्टो का उनको उन्होंने शहीद कर दिया, लियाकत अली को उन्होंने मारा, अकबर बुगटी को उन्होंने शहीद कर दिया। MRD की जो तहरीक थी उसमें सिंधियों को, बेशुमार सिंधियों को उन्होंने कत्ल किया, उनको शहीद किया। बलोचों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। पॉलिटिकली इस वक्त भी सिंध के जितने भी सियासी वर्कर हैं और बलूचिस्तान के, उनको मारा जा रहा है। मैं नाम लूंगा यहाँ पर जो सिंध के जो पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, मुजफ्फर भुट्टो, बशीर खान कुरैशी, सराय कुर्बान ख्वावर, नूरुल्लाह शफी साहब, रूपलो शफी साहब, राइट, वेरी ट्रू। शफी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। शफी साहब, मेरा एक आपसे बहुत पॉइंटेड सवाल है। शफी साहब, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। शफी साहब, दो अमेरिकन कांग्रेसमैन, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट, दोनों अलग अलग पार्टियां, दोनों चुनावों में जा रही हैं। इस वक्त में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने को लेकर बिल लेके आते हैं अमेरिकन पार्लियामेंट में, कांग्रेस में, टेड पोग और डायना रोहरावचर। कैसे देखते हैं इसको आप? क्या ये जरूरी हो गया है कि अब दुनिया के तमाम मुल्क एक साथ हो और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, या पाकिस्तान के जब तक टुकड़े नहीं होंगे तब तक शांति नहीं होगी दुनिया में?
देखें जी, पहली बात तो ये एक दहशतगर्द रियासत है। इसको अगर हम दहशतगर्द करार देते हैं नहीं देते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक दहशतगर्द रियासत है और इसका वजूद जो है वो इस्लामी टेररिज्म पे है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर है। इसीलिए जब तक इसको तोड़ा नहीं जाता, जब तक सिंधु देश और बलूचिस्तान को आजाद नहीं किया जाता, जब तक डेवरेंट लाइन जो है वो अफगानों को वापस नहीं किया जाता वो इलाका, ये टेररिस्ट स्टेट जो है पूरे इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर फितना जारी रखेगी। तो इसका टूटना तारीख ने ये फैसला किया है, हिस्ट्री ने डिसाइड कर दिया है, ये राजा दाहिर की औलाद, ये टूटना चाहिए। जावेद इकबाल साहब, ये मोहम्मद बिन कासिम को भूल गया है। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब कैसे फौजी हैं आप, इतने सीनियर एडमिरल लेवल का ऑफिसर और कैसी भद्दी भाषा। संबित पात्रा जवाब दीजिए, यंगेस्ट मैन संबित पात्रा जवाब दीजिए जावेद इकबाल साहब का। वो सीज फायर वायलेशन बंद कर दे तो मैं जवाब दूंगा। इधर चलता रहेगा सीज फायर, पाकिस्तान की तो आदत है सीज फायर वायलेशन करना। संबित पात्रा, जावेद साहब शांत हो जाइए। देखिए, आज जिस प्रकार से एक सीनियर एडमिरल को हम देख रहे हैं यहाँ बिहेव करते हुए, ये पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। आप देखिए, प्लीज भाई, जावेद साहब, आप पाकिस्तान को एक्सपोज ना करें, ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। जावेद इकबाल ऑन स्क्रीन। देखिए, मैं सर आपको मैंने सुना था, आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। सुनिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, देखिए, मैं अभी सुन रहा था सिंध के जो नागरिक आए हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब दे पोजेस आर्मी। पाकिस्तान में द आर्मी पोजेसेस द कंट्री, और ये बहुत डेंजरस चीज है। जब आर्मी एक कंट्री और एक देश को पोजेस करता है तो सर लेट मी कंप्लीट सर, ये सीज फायर वायलेशन थोड़ी देर शांत रखिए वरना मैं रिटेलिएट करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। थोड़ी देर शांत रहिए। तो स्वाभाविक रूप से जब आर्मी पोजेस करती है, क्योंकि बार बार जावेद साहब कह रहे थे कि हम उनके फौज से डरते हैं। आप देखिए, आपके फौज से कौन डरता है? नवाज शरीफ। उदाहरण, जब पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम आया तो कैसे पोस्टर लगे पूरे पाकिस्तान में कि राहिल शरीफ तुम गद्दी संभालो, नवाज शरीफ को बाहर निकालो। ये पोस्टर हमने तो नहीं लगाए, आप ही के लोगों ने लगाए, आर्मी ने लगवाई। और डर के मारे नवाज शरीफ ने क्या किया, रातों रात प्रेस को बुला के उन्होंने कंट्री को एड्रेस किया कि देखो जी, ऐसा लग रहा है मानो कोई कू हो सकता है, कोई षड्यंत्र मेरे खिलाफ चल रहा है। उसके बाद उन्होंने तुरंत जाके सलामी ठोकी। किसको ठोकी? राहिल शरीफ को। सर आप जैसा कहेंगे वैसे आतंकवादी गतिविधि में अनलीश कर दूंगा। तो ये आर्मी आपको पोजेस किए हुए है और ये आर्मी आप ही के लोगों को डराती है, पेशावर की माओ को डराती है। पेशावर की माओ से उनके बच्चे खो। जवाब दीजिए जावेद इकबाल साहब, खुश हो जवाब सुन लीजिए ना। 10 सेकंड और बोल लूं फिर जवाब दीजिएगा। पेशावर की माओ की गोद सूनी कर देते हैं। कौन डर रहा है आपके आर्मी से? पेशावर की माओ को डरा रहे हैं। आपने कश्मीर की बात कही, मैं आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछता हूं। आपका बड़ा हीरो है ये शहीद सलाउद्दीन के चारों तरफ आप डांस कर रहे हैं कि ये देखो ये कश्मीर को लिबरेट करेगा। काहे का लिबरेट करेगा? ये 9 बच्चे जो शहीद सलाउद्दीन के हैं ये तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं? सारे बच्चे, कोई यहाँ अर्दली लगा हुआ है, कोई डॉक्टर लगा हुआ है, कोई सब इंस्पेक्टर बना हुआ है। कहाँ? 30 सेकंड जवाब दीजिए एडमिरल साहब। क्यों? अभी आप जवाब लेते हैं। 30 सेकंड करते हैं, उनके बच्चे यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? तो फिर आप खुद ही कहते हैं जवाब नहीं देने देते। देखिए बात सुने, एक तो खुद जो आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं, अगर हम किसी गलत प्रवेश पे चल रहे हैं, मैं नवाब अकबर बुगटी को शहीद कहता हूं। मैं अगर आर्मी ने कोई ज्यादती की है बलोचियों पे, सिंधियों पे, मैं उसको कंडेम करता हूं। और मैं लेकिन एक बात आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज वो ये हैं और आप इसको नहीं तोड़ सकते। आपने इसको तोड़ना है तो फिर आप टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश गलतफहमी है कि हम तोड़ेंगे। यार 3 लोग तो यही बैठे हुए हैं। देखिए, जहां अत्याचार बढ़ जाता है वो अपने आप टूट जाता है। संबित पात्रा, माफी के साथ मैं टोक रहा हूँ आप लोगों को बीच में। 3 चेहरे तो यही बैठे हैं जो इसको अलग अलग करके दिखाते हैं। जो जावेद इकबाल साहब बोल रहे हैं ना हाथ जोड़ के कि दोनों एक है, उसको अलग कर रहे हैं ब्रह्मदत्त बुगटी बलूच लोग, उसको अलग कर रहे हैं शफी बरफत साहब सिंधु देश के लोग, और तारिक फतेह जैसे लोग जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं कि वहां की हुकूमत
केवल फौज चलाना जानती है। एक भी प्राइम मिनिस्टर को आज तक आपने काम नहीं करने दिया। ये तो आपकी आर्मी का सिचुएशन है। आप डरते हैं डेमोक्रेसी से, आप बिके हुए हैं फौज के हाथों, और ये सच्चाई है। और इसीलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को समझ आए, और अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो पाकिस्तान के शायद जब 3 हिस्से होंगे या 4 हिस्से होंगे तब उसको समझ में आएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने पहले कहा था ब्रेक के कि आपके लिए कुछ खास है, वो है आपके एसएमएस के जवाबों का इंतजार। हमारा आज का सवाल था कि क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के टुकड़े होना बहुत जरूरी हो गया है। अभी तक हजारों की संख्या में मैसेज मिल चुके हैं। 97% एक सुर में बोलते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े बहुत जरूरी हैं, तभी शांति हो सकती है। यही सवाल ट्विटर पर पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 96% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि अगर दुनिया में शांति चाहिए, आतंकवाद का खात्मा चाहिए, तो पाकिस्तान के टुकड़े होने पड़ेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े करने पड़ेंगे। इसी नोट पर आज लगातार IBN 7 को आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ ही देर में नवाज शरीफ का भाषण होना है संयुक्त राष्ट्र में। वो खबर और उसका एनालिसिस भी आप IBN 7 पर सबसे पहले देखेंगे।